हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है? जैसे फिजिक्स, ये क्या है? एक फिजिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मतलब फिजिक्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है, उसमें से एक ब्रांच क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? जैसे ये जो फिजिक्स है वो न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड होती है। क्या होती है? न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं। न्यूटन्स ने डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन के लॉ दिए थे, न्यूटन्स लॉ। तो जो फिजिक्स न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड होती है, क्योंकि न्यूटन्स ने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में और डिफरेंट डिफरेंट लॉ दिए थे। और अगर अपन क्लासिकल फिजिक्स में किसी भी चीज की स्टडी करें तो उसके अंदर ये सारे लॉ क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स को क्या बोल सकते हैं? न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? न्यूटन्स के लॉ के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूटोनियन फिजिक्स होता है। देखो, न्यूटन्स ने क्या किया था? जो लॉ ऑफ मोशन है, मोशन अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, बस कंडीशन क्या है? उसका एक्सीलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है तो उसने उस मोशन को डिफाइन करने के लिए 3 डिफरेंट लॉ दिए थे। उन्हीं लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ न्यूटन्स, लॉ ऑफ मोशंस लॉ ऑफ न्यूटन्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन वो कौन कौन से होते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्योंकि ये लॉ डिफाइन करता है कोई भी पार्टिकल है वो क्या करता है? अगर कोई पार्टिकल स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहेगा, और अगर कोई मोशन कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करता रहेगा? मोशन करता रहेगा, जब तक कि अपन उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है, तो पार्टिकल अपनी पोजीशन, जो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है, उसको चेंज नहीं करता। इस लॉ को ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब होता है ये एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है? पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन के अंदर जैसे स्टेबल है, तो वो स्टेबल ही रहेगा जब तक कि अपन उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। मतलब फोर्स अप्लाई करके ही अपन उसकी इनिशियल पोजीशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी दो टाइप का होगा, एक तो होगा स्टैटिक लॉ ऑफ इनर्शिया, एक होता है डायनामिक या फिर मूविंग। ठीक है, स्टैटिक लॉ ऑफ इनर्शिया, डायनामिक लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टैटिक लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब स्टैटिक नाम से पता चल रहा है स्थिर। अगर कोई पार्टिकल स्टेबल है, अगर एक जगह फिक्स है, तो वो क्या रहेगा? अपनी पोजीशन पे ही फिक्स बना रहेगा जब तक अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद ही वो पार्टिकल क्या करेगा? अपनी इनिशियल कंडीशन को क्या करेगा? पोजीशन को क्या करेगा? चेंज करेगा। सेकंड है डायनामिक। इसका जैसे मूविंग, अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो क्या करेगा? एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करता रहेगा? मोशन, या कांस्टेंट एक्सीलरेशन से क्या करता रहेगा? मोशन करता रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर अपन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये क्या हो गया? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ऐसे ही है न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या बताता है? कोई भी फोर्स है, किसी भी पार्टिकल के ऊपर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करता है? उसके मोमेंटम में चेंज करता है। सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कह रहा है?
अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होता है, उससे उस पार्टिकल के मोमेंटम में क्या होता है, चेंज होता है। मतलब F इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt। p क्या होता है, मोमेंटम। मतलब ये कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और उसका जो मोमेंटम है उसके अंदर क्या बताता है, रिलेशन बताता है। इस नियम के अकॉर्डिंग है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब सेकंड लॉ क्या बता रहा है, फोर्स और मोमेंटम के अंदर क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, अगर हम किसी भी पार्टिकल पे ये फोर्स क्या कर दे, जीरो कर दे, तो उस कंडीशन में मोमेंटम में चेंज क्या होगा, जीरो होगा। मोमेंटम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज जीरो है, मतलब p क्या है, कांस्टेंट। मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का मोमेंटम में अगर फोर्स अप्लाई करने से ही क्या होता है, चेंज होता है। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करें तो उसके मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई न्यूटन्स के सेकंड लॉ की फर्स्ट फॉर्म। न्यूटन सेकंड लॉ की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो हम जानते हैं जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है, कोई भी पार्टिकल का मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। उस पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल की वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, मोमेंटम। ठीक है, अब पुट करो। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, dp जो f इज इक्वल टू dp अपॉन dt। p की वैल्यू पुट करो, क्या होगी, d अपॉन dt m v। ठीक है, अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो भी पार्टिकल है उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो क्या कहती है कि कोई भी पार्टिकल है उसका मास क्या होता है, फिक्स होता है, उसके मास में कोई भी चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब ये क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा, dp जो f इक्वल टू क्या आ गया, m dv अपॉन dt आ गया। अब वेलोसिटी में अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखें तो क्या होता है, एक्सीलरेशन। a इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। तो इसके अकॉर्डिंग f बराबर क्या आ जाएगा, m और dv अपॉन dt को क्या लिख देंगे, a। एक्सीलरेशन फोर्स की क्या होती है, डायरेक्शन। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, ma। मास इनटू एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स। तो ये क्या हो गई, जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है उसकी सेकंड फॉर्म। और मोस्टली हम इसी फॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो न्यूटन्स के सेकंड लॉ की फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगी, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, और सेकंड फॉर्म क्या होगी, F इज इक्वल टू ma। मतलब ये मोमेंटम और फोर्स में भी रिलेशन बताती है और एक्सीलरेशन और फोर्स में भी क्या बताती है, रिलेशन बताती है। ठीक है, तो ये तो दो रूल हो गए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसको बता रहा है, कोई भी पार्टिकल की पोजीशन को अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा के ही क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेकंड लॉ क्या बता रहा है, कोई भी पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके मोमेंटम में भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब थर्ड लॉ देखते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर अगर अपन कोई भी एक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो उसकी इक्वल और अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन, प्रतिक्रिया होती है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ, हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर अगर कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उसके इक्वल एंड अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन कर रहे हैं। सपोज ये एक फर्स्ट पार्टिकल है, ठीक है, तो एक ये है सेकंड पार्टिकल। ठीक है, ये तो है फर्स्ट पार्टिकल और ये क्या है,
सेकंड पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। F फोर्स लगा रहा है 2 पे, तो वो क्या होगा F21 इस साइड। तो ये फोर्स, ये पार्टिकल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जब ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं या बिना कांटेक्ट में आए भी पार्टिकल क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कूलम्ब फोर्स होता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल भी इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा F12, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं, माइनस साइन। तो ये मान लो एक्शन हो गया जो कि पार्टिकल फर्स्ट ने सेकंड पे किया है, तो उसके इक्वल और अपोजिट अपने पास क्या आ गई, रिएक्शन, जो कि किसके द्वारा की है, सेकंड पार्टिकल ने फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर की है। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि रिएक्शन हमेशा एक्शन से जस्ट क्या होती है, अपोजिट। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो F एक्शन इक्वल टू क्या आता है, F रिएक्शन। मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्स तो क्या होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड परिणाम में तो क्या होते हैं, बराबर, लेकिन डायरेक्शन हमेशा ही क्या होती है, अपोजिट, ठीक है। अगर एक फोर्स एक्शन x डायरेक्शन में लग रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, माइनस x डायरेक्शन में होगी। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब देखो कोई भी रिएक्शन है ये हमेशा क्या होती है, एक्शन रिएक्शन लॉ हमेशा पेयर में लगता है, ठीक है। तो अपन बात करें अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो क्या होगी, एक्शन रिएक्शन लॉ ये क्या लगता है, हमेशा पेयर में। प्रॉपर्टी देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, ये हमेशा पेयर में लगता है, ठीक है, क्योंकि दो पार्टिकल होते हैं तभी क्या होगी, एक्शन रिएक्शन। कोई एक सिंगल पार्टिकल स्वयं अपने ऊपर रिएक्शन तो नहीं कर सकता, इसीलिए हमेशा ही एक्शन रिएक्शन फोर्स किसमें लगेगा, पेयर में लगेगा। और उसकी टाइमिंग क्या होती है, सेम। जिस टाइम पे एक्शन होती है जस्ट उसी टाइम पे क्या होती है, रिएक्शन होता है। तो टाइम क्या होगा, सेम, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, दोनों की अपोजिट होगी, टाइमिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा, और लगते किस में है, पेयर में। कोई एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर रिएक्शन या एक्शन फोर्स पॉसिबल नहीं होता, तो ये हमेशा दोनों एक साथ लगते हैं, सिंगल फोर्स का पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हमेशा क्या लगेंगे, पेयर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन अर्थ क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, कोई भी जैसे सड़क है, रोड है, उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपने पैरों से इस अर्थ को पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो उसके इक्वल एंड अपोजिट अर्थ भी अपने ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, मोशन। तो अपन जो पृथ्वी पे फोर्स लगा रहे हैं वो तो क्या हो गया, एक्शन। और पृथ्वी या जो कि प्लेन है वो अपने ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल देखो, तो जैसे अपन एरोप्लेन को क्या कर रहे हैं, जब एरोप्लेन उड़ता है तो क्या करते हैं, जो उसके पंख होते हैं जो साइड के, वो क्या करते हैं, एयर को पीछे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो एयर उसके इक्वल एंड अपोजिट उसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, जो कि उसको क्या कर रही है, आगे की तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है। ये सब एग्जांपल किसके हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ के, ठीक है। और ये तो क्या हो गए, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन हो गए। ऐसे न्यूटन्स ने डिफरेंट डिफरेंट लॉ दिए हैं, जैसे कि अगर कोई भी दो मास पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी दो मास पार्टिकल है तो और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो उनके बीच में भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो भी किसने डिफाइन किया था, न्यूटन्स ने डिफाइन किया था। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसने दिया था, न्यूटन्स ने दिया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उसने क्या बताया था, कोई भी दो मास पार्टिकल है, मान लो एक मास पार्टिकल ये है और दूसरा ये है,
इसका मास मान लो m1 है और इसका मास क्या है m2। और अगर उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये मान लो r है जो कि क्या है फिक्स है, ठीक है। कोई भी दो मास पार्टिकल है और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है r, तो इन मास पार्टिकल के बीच में हमेशा क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वो क्या होगा, वो फोर्स हमेशा ही इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के तो क्या रहेगा प्रोपोर्शनल, और इनके बीच की डिस्टेंस के क्या रहेगा एंटी प्रोपोर्शनल। इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या रहेगा एंटी प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों को अपन एक साथ लिखे तो ये क्या बन जाता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाते हैं तो अपन क्या लेते हैं एक कांस्टेंट काम में लेते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है तो अपन कांस्टेंट भी काम में लेंगे, वो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसको डिनोट करते हैं g से, और ये क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो मास पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये भी किसने डिफाइन किया था न्यूटन ने डिफाइन किया था, इसीलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ। और इनका यूज हम किस में करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। इसी के सिमिलर है जैसे कोई भी, अगर ये तो दो मास पार्टिकल है ऐसे ही कोई दो चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो फिक्स हो r, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया दो चार्ज पार्टिकल ले लिया, इसके ऊपर तो चार्ज है q1 और इसके ऊपर चार्ज है q2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में इनके ऊपर अंदर भी क्या लगेगा एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू वो भी क्या होगा q1 और q2 के प्रोपोर्शनल होगा, और इसके बीच की डिस्टेंस के क्या होगा एंटी प्रोपोर्शनल। तो F क्या लिखेंगे q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं k, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और जो ये फोर्स डिफाइन किया था वो कुलाम नाम के एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, इसीलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं कुलाम फोर्स। अगर कोई भी दो पार्टिकल हैं चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा कुलाम नाम से साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं कुलाम फोर्स। और ये भी किस पे है न्यूटन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर क्या कर रहा है बेस्ड, उसी के सिमिलर है। उसमें तो उसने क्या बताया था दो मास पार्टिकल, इसने क्या ले लिए दो चार्ज पार्टिकल, तो ये भी क्या है लगभग न्यूटन्स लॉ के ऊपर क्या हो रहा है बेस्ड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या होते हैं जैसे प्रत्यानयन बल होते हैं, ठीक है, इलास्टिक फोर्स जिसको बोलते हैं, ये सब किसके डिफाइन किए हुए न्यूटन्स के बेस्ड है नियम के ऊपर। तो इसीलिए ये सब मिला के इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं क्लासिकल फिजिक्स को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। इसके अंदर कोई भी नियम है उसको क्या करते हैं रूल है उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं, और वो किसके ऊपर बेस्ड है न्यूटन्स के लॉ पे बेस्ड है। इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स को अपन क्या कहते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।